आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो हम वीडियो कर रहे हैं वो बिजनेस स्टडी के ऊपर कर रहे हैं और हिंदी मीडियम की वीडियो चल रही हैं। तो उसमें पहला चैप्टर मैंने प्रबंध की प्रकृति और उसका महत्व आप लोगों के सामने दो वीडियो के रूप में पेश कर दिया था, जो आप देख चुके होंगे। आज हम उसमें प्रबंध के सिद्धांत, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पहले जो 3 चैप्टर हैं वो 14 मार्क्स के हैं और उन 14 में प्रबंध के सिद्धांत का बहुत महत्व है। तो ये भी मेरी 2 वीडियो में आपके सामने आएगा। पहली वीडियो आज इस पर मेरी ये वाली वीडियो है। तो प्रबंध के सिद्धांत भाग 1 को हम देखेंगे आज की वीडियो में और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम प्रदीप खोखर है, लेक्चरर कॉमर्स हूँ मैं और मेरे चैनल का नाम खोखर प्रेजेंटेशन है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुंचती रहे और हम 95% के अपने टारगेट को आसानी से प्राप्त कर सके। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और कंसेप्ट को समझते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पर प्रबंध काम करता है। तो सबसे पहले हमें प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ समझना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अर्थ को समझने से। प्रबंध का सिद्धांत या प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने व व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होता है। तो प्रबंध के सिद्धांत बेसिकली क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रबंधक को, मैनेजर को जो डिसीजन लेने हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो एक दिशा उनको देते हैं कि निर्णय आप किस प्रकार से ले सकते हैं। तो कुछ सिद्धांत हैं जो 2 पॉपुलर हैं जिनके हम सिद्धांत यहाँ पर पढ़ेंगे। एक है हमारे टेलर के सिद्धांत और एक है हमारे फ्यूल के सिद्धांत। तो वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं हमारे व्यवहार को, क्योंकि मानव के ऊपर एप्लीकेबल होना है, इंसानों पर ये सिद्धांत एप्लीकेबल होते हैं। तो साइंस की तरह ये क्या है, शुद्ध विशुद्ध नहीं है, तो व्यवहार के बेस पर है। तो उस व्यवहार के लिए एक हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं, एक रास्ता हमें दिखाते हैं प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत खालिस विज्ञान नहीं है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि खालिस सिद्धांत या प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बेलोच होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते उसमें। तो जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो जो है प्योर साइंस नहीं है, उसके सिद्धांत नहीं है, इसलिए इनको, क्योंकि मानवीय व्यवहार पर इनको अप्लाई करना होता है, इसलिए परिस्थिति के अनुसार हम इसमें जो है परिवर्तन लाकर उनको अप्लाई कर लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध की तकनीकों, 2 चीजें आप पढ़ोगे। टेलर के सिद्धांत भी हैं, टेलर की टेक्निक भी है, तकनीक भी है। उन दोनों में अंतर होता है। पहले वो अंतर आप समझ लीजिए कि सिद्धांत और तकनीक में क्या डिफरेंस है। तो तकनीक या टेक्नोलॉजी जो है उससे भी प्राय होता है प्रक्रिया और जो पद्धतियों से है कि आप काम को कैसे पूरा करोगे और किस मेथड से पूरा करोगे। यह इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला होती है तकनीक, ठीक है। और सिद्धांत क्या होते हैं, तकनीकों का प्रयोग करने में, निर्णय लेने अथवा कार्य करने में मार्गदर्शन का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, सिद्धांत करते हैं। तो सिद्धांत तकनीकी कौन सी तकनीक, उसका कैसे प्रयोग करें, उसके निर्णय लेने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और तकनीक क्या होती है, वह प्रक्रिया या वह पद्धति जिसके थ्रू हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो पहले तकनीक और सिद्धांत में अंतर पता होना चाहिए। अब एक और अंतर है जो हमें पता होना चाहिए, वो है सिद्धांत और मूल्य, ठीक है। मूल्यों में और सिद्धांतों में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं। पहले मूल्य को देखते हैं। मूल्यों से अभिप्राय किसी चीज को स्वीकार करने अथवा उसकी इच्छा रखने से है। तो मूल्य का मतलब है जिस चीज को मैं मानता हूं या जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं, वो मूल्य। जैसे मैं चाहता हूं कि सब मेरी इज्जत करें, मैं चाहता हूं कि सब मुझसे सच बोले, ठीक है। तो ये सब मेरी इच्छाएं हैं, ये मेरे मूल्य भी हैं, क्योंकि मैं नैतिक रूप में भी ये चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए। मूल्य नैतिकता पूर्ण होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नैतिक होता है, मतलब ये सारी चीजें सही होनी चाहिए, वो मूल्य होते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांत व्यवहार के आधारभूत सत्य अथवा मार्गदर्शक होते हैं। वो सिर्फ आपको एक दिशा दिखाते हैं कि आप इन, क्योंकि ये पहले से आजमाए गए होते हैं सिद्धांत,
तो वो सिर्फ आपको दिशा दिखाते हैं कि इस तरीके से ये काम एक बार हो चुका है, हमने मानव के व्यवहार को अपने अनुसार इसको ढाल लिया था। तो वो सिर्फ आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं, वो आपका दिशा दिखाते हैं कि आप इस समस्या का, इस व्यवहार को इस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और मूल्य क्या होते हैं? मूल्य वो हैं जो हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए। तो व्यवहार या सिद्धांत जरूरी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। तो मूल्य और व्यवहार सिद्धांतों में भी अंतर है। अब कुछ और देख लेते हैं। मूल्य समाज में लोगों के व्यवहार के लिए सामान्य नियम होते हैं जिनको लोग मानते हैं। सामान्यता कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, सब मूल्य है। प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं, निर्माण जो होता है कार्य की परिस्थितियों में अनुसंधान द्वारा किया जाता है। मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सपेरिमेंट होता है, ट्राई किया जाता है। जब वो ट्राई करने से बार बार रिजल्ट वो आता है जो हम चाहते हैं, तो फिर उसको सिद्धांत का नाम दे दिया जाता है, चाहे वो टेलर ने दिए हो, चाहे वो फ्यूल ने दिए हो। तथा ये तकनीकी प्रकृति के होते हैं। देखो यहाँ क्या होगा, कारण होगा और उस कारण की वजह से प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ एक तकनीकी है, एक टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है जिसके थ्रू सिद्धांतों को बनाया गया है। जब मूल्यों को बनाया जाता है तो वहां ऐसा कोई तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती। तो ये था प्रबंध के सिद्धांत और उनका। तो अब हम देखते हैं कि प्रबंध की प्रकृति हमें क्या बताती है, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति। क्योंकि प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो सिद्धांतों की अपनी प्रकृति होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकृति को हम फीचर्स भी कह सकते हैं। तो फीचर्स को अब अगर हम हिंदी में बात करें तो विशेषताएं कहलाती हैं। तो इनको आप विशेषताएं भी बोल सकते हैं, और विशेषताएं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो आपको ये दोनों फॉर्म में मिल सकती है। तो चलो प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रबंध की प्रकृति को इन शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन किया जा सकता है, मतलब कि ये प्रकृति या विशेषताएं हैं। पहला है कि जो भी प्रबंध का सिद्धांत बनता है वो अभ्यास द्वारा रचित होता है। वो ऐसा नहीं है कि जैसा आप रूल ऑफ थंब में था कि हम उसको वैसे ही बना देते हैं। रूल ऑफ थंब का मतलब है कि जो प्रबंधक है वो अपने अनुसार जो उसे सही लगता है वो निर्णय लेता था, वो सही हो जाता था, उससे अगर उस समस्या का समाधान हो जाता था तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरा कोई तरीका ढूंढता था। तो उसको कहा जाता है रूल ऑफ थंब, जहाँ पर मैनेजर अपनी जो खुद की सोच समझ है उसके अनुसार काम करता है, वो कोई चीज पहले से पूर्व निर्धारित नहीं है। तो जितने भी प्रबंध के सिद्धांत बनाए गए हैं, चाहे वो टेलर के द्वारा बनाए गए हों और चाहे वो फ्यूल के द्वारा बनाए गए हों, इन दोनों ने ही एक विशेष परिस्थितियों में उनको पहले अपने जो एम्प्लॉई थे उनके ऊपर ट्राई किया। जब उससे एक जैसा रिजल्ट वो बार बार प्राप्त करने लगे तो उन्होंने उसको सिद्धांत का नाम दिया। अब जितने भी सिद्धांत आप आगे इस चैप्टर में पढ़ोगे, दूसरी वीडियो में 2 वीडियो आएंगी, एक टेलर के ऊपर एक फ्यूल के ऊपर, तो उनमें आप उन सिद्धांतों को देखोगे कि उनके बनने की जो प्रक्रिया थी वो अभ्यास द्वारा थी। बार बार आपने वो चीजें की तो उसके आधार पर आप एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ, इस तरीके से इस समस्या का या इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम रिएक्ट कर सकते हैं। तो प्रबंध का सिद्धांत कोई भी हो वो अभ्यास द्वारा ही बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, वो है सामान्य मार्गदर्शन। देखो आपको वो ये कहीं नहीं कहता, कोई भी प्रबंध का जो सिद्धांत है वो आपको ये नहीं बताता कि आपको ऐसा ही करना है। वो सिर्फ आपको एक दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरीके से इस जो भी एक काम है इसको आप पूरा कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि एक फ्यूल का सिद्धांत है कि आदेश की एकता होना चाहिए, मतलब कि आपको आदेश जो मिलने चाहिए वो किसी एक जो आपके ऊपर सुपीरियर है, आपके जो बॉस हैं वो एक होना चाहिए, उसी से आपको आदेश प्राप्त होना चाहिए। जब आपको उससे आदेश प्राप्त होगा तो आपका उत्तरदायित्व फिक्स हो जाता है, आपको पता है आपको क्या करना है होता है, तो आप उसी काम को उसी तरीके से करोगे, और अगर आप नहीं करते तो आप उसके लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो एक सिद्धांत बना दिया कि आदेश की एकता जो है संगठन के अंदर होनी चाहिए। टेलर वैसे इससे अलग कहते हैं, पर अभी हम क्योंकि मैं फ्यूल पर हूं तो फ्यूल के ही सिद्धांत से आपको सामान्य मार्गदर्शन सिखा रहा हूं कि आपको ऑर्डर एक से ही मिलने चाहिए, पर विशिष्ट परिस्थितियों में आप
आदेश जो है दूसरे के मानने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं। तो कुछ कारण होते हैं जब हमें वो काम करना पड़ता है, पर नॉर्मली फ्योल ने कहा कि आदेश एक ही व्यक्ति से मिले तो आप उस काम को अच्छे ढंग से और समन्वय के साथ पूरा कर सकते हो। तो सिर्फ वो आपको दिशा दिखा रहे हैं कि आपको ये अपनी संगठन के अंदर आदेश की एकता या आदेश में एकता होनी चाहिए, ठीक है, पर वो ये नहीं कह रहे कि आपको यही फॉलो करना है। तो सिर्फ दिशा दिखाते हैं कि आप इस तरीके से संगठन का जो ढांचा है वो तैयार कर सकते हो। तो वो था सामान्य मार्गदर्शन के ये आपको सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं। फिर आएगा सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब हर जगह पर ये लागू हो जाते हैं, हर प्रकार के व्यवसाय पर, हर क्षेत्र में, हर देश में, हर राज्य में। तो इनका उपयोग आप कहीं पर भी कर सकते हो। ये पक्की बात है कि ये मानवों पर आधारित होते हैं, मानव के व्यवहार को इनके द्वारा परिवर्तित किया जाता है या निर्देशित किया जाता है। तो ये लोचशील जरूर होंगे, पर लागू ये कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि फ्योल और टेलर हमारे देश के नहीं थे, पर उनके सिद्धांत हर जगह फॉलो हो रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट के सिद्धांत इनके फॉलो हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रबंध के सिद्धांत जैसे हमारे साइंस के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, इस तरीके से प्रबंध के सिद्धांत भी सार्वभौमिक हैं। तो आप घर में भी देख लो, आपके घर में पापा अगर आदेश देते हैं तो आप उन कामों को बहुत आसानी से पूरे करते हो और आपको पता है कि शाम को जवाब देना है। तो आदेश एक से मिलता है तो आप बहुत अच्छे ढंग से काम करते हो, और नहीं करते तो आपको डर रहता है, ठीक है। कुछ भी कह लो, तो कोई जितने भी सिद्धांत है वो हमारी नॉर्मल लाइफ पर भी एप्लीकेबल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो सार्वभौमिक है। लोचपूर्ण वो मैं आपको बता ही रहा था, क्योंकि मानव के व्यवहार पर आधारित है, सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। तो इनमें परिवर्तन किया जा सकता है जो विज्ञान में नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हमने मैनेजमेंट को कभी भी शुद्ध विज्ञान नहीं कहा। तो ये परिवर्तनशील हैं, आप समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि विशेष परिस्थितियों में आपको दूसरे के आदेश को भी मानना पड़ सकता है, हो सकता है कि वो संगठन के लिए लाभदायक हो। असल में हमें क्या करना है, उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी हो, हम सब मिलकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने की तरफ ध्यान लगाएं। तो अगर कहीं ऐसी भी परिस्थिति आती है तो हमें दूसरे के आदेश को भी मानना चाहिए, अगर उससे उद्देश्य प्राप्त हो रहे हो। ये था लोचपूर्ण। अब व्यवहारिक है, वो मैं आपको बता ही रहा हूं कि मानव के व्यवहार पर आधारित है। तो विभिन्न मानवों के आप देखोगे एक संगठन के अंदर ही डिफरेंट व्यवहार के लोग होंगे। आप अपने घर में भी जाकर देखोगे तो मानव व्यवहार जो है वो हम सबका एक दूसरे से अलग होता है। तो व्यवहारिक है, जैसी परिस्थिति हो, जैसा समय हो, उस व्यवहार के अनुसार ये परिवर्तनशील हैं, इनको ये लोचशील हैं, इनको हम उसके अनुसार ढाल सकते हैं, उसके अनुसार इनमें चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी की सिचुएशन अगर आप देखो तो आज से पहले आपने सोचा था कि कभी ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं, जिस तरीके से अब हो रही हैं, वो पहले भी रही थी, पर अब जैसे मास लेवल पर हो रही है। तो लोगों ने एक जरिया ढूंढा जिसके थ्रू हम शिक्षा को दे सकें। तो मेरा भी ये, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से पढ़ा सकता हूँ। तो देखो हमारा व्यवहार कितना लोचशील है, आपको भी नहीं पता था कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे। तो हम कितने व्यवहारिक हैं, जैसी परिस्थिति आई उसके अनुसार हम अपने आप को परिवर्तित कर पाए। तो ये कहलाते हैं प्रबंध के सिद्धांत भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मानवों पर आधारित है, मानवों पर ही उनका उपयोग होना है, तो इसलिए वो व्यवहारिक होते हैं। अनिश्चित है, मतलब कि जैसे साइंस में आपको पता है कि अगर H2O इनका अगर आप मिश्रण करोगे तो आपको पता है कि पानी ही मिलेगा। फिक्स है, रिजल्ट फिक्स है, ठीक है। मानव में जो ये सिद्धांत होते हैं प्रबंध के, ये फिक्स नहीं है। आप इनमें परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये भी वही कहना चाहता है कि निश्चित नहीं है, इसका रिजल्ट निश्चित नहीं है, इसके उपयोग करने का तरीका भी निश्चित नहीं है। तो दोनों ही चीजें निश्चित नहीं है, ना तो उपयोग करने का तरीका और ना ही उसका रिजल्ट। तो परिस्थिति, समय और जो मानव हैं उनके व्यवहार, इन सब के अकॉर्डिंग मुझे उनमें परिवर्तन
लाना पड़ता है। जैसे एक है कि उचित पारिश्रमिक देना। अब इस उचित का क्या मापदंड है, क्या क्राइटेरिया होगा? तो पारिश्रमिक का मतलब सैलरी होती है, तो उचित पारिश्रमिक देना है हमें कर्मचारियों को, पर उचित उचित का क्या क्राइटेरिया है? तो वो डिपेंड करेगा कि जैसी स्थिति है, जैसा समय है, ठीक है, जैसी हमारी जरूरत है उसके हिसाब से उचित पारिश्रमिक दिया जाए। ठीक है, तो उचित सैलरी देना, ये फ्योल ने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, तो वो उचित की जो परिभाषा है वो फ्योल ने डिसाइड नहीं की और उसके हिसाब से हम आज के समय में सैलरी नहीं भी देते। तो उसका प्रयोग जो है डिपेंड करता है परिस्थिति, समय और मानव के व्यवहार पर। तो प्रबंध के सिद्धांत जो है अनिश्चित है, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही करूंगा इस सिद्धांत में। ठीक है, तो वो परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिद्धांत बनते ही इस विज्ञान के आधार पर है। तो विज्ञान ये कहता है कि किसी भी काम के लिए पहले कारण होना जरूरी है। कारण होगा तो फिर उसका कुछ ना कुछ परिणाम भी निकलेगा, मतलब कि उसकी समस्या का समाधान भी निकलेगा। तो यहाँ पर कारण और परिणाम में संबंध को स्थापित किया जाता है। ठीक है, उचित पारिश्रमिक देना है, जितनी वो मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं उसके अनुसार उनको उचित सैलरी को हमें उनको देना है। तो कारण है उनकी मेहनत, तो जैसा योगदान वो संगठन में दे रहे हैं उसके अनुसार हमें क्या देनी है, सैलरी देनी है। आदेश की एकता, कारण है कि अगर 10 लोगों से आपको ऑर्डर मिलेंगे तो आप काम नहीं भी करोगे तो बच जाओगे, कह दोगे उसने मना कर दिया था, उसने वो कर दिया था। ठीक है, तो आदेश की एकता क्यों लानी पड़ी? क्योंकि कारण है कि आपका उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके, काम को सही ढंग से पूरा किया जा सके, काम की डुप्लीकेसी ना हो पाए। ठीक है, तो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये प्रबंध का सिद्धांत बना, आदेश की एकता। ठीक है, अब उसका परिणाम देखा कि उससे परिणाम से क्या हुआ, प्रबंध सुधरा, मैनेजमेंट सुधरी, ऑर्गेनाइजेशन के जो संसाधन है हम उनका उपयोग सबसे अच्छा कर पाए। तो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है प्रबंध के सिद्धांतों द्वारा। ठीक है, तो ये थी प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत का महत्व क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्रबंध का सिद्धांत का महत्व बहुत है। देखिए आप, प्रबंध ठोस निर्णय ले सके प्रबंधक, मैनेजर, इसके लिए प्रबंध के सिद्धांतों की ठीक से समझ होना आवश्यक होता है कि आप उनको अच्छे ढंग से समझें कि किस परिस्थिति में हम किस तरीके से उसका उपयोग कर पाएंगे, कितना हमें उसे अपने जो मानव है, जिन लोगों पर हम अप्लाई कर रहे हैं, उनके व्यवहार के अनुसार उसमें क्या परिवर्तन लाना है। प्रबंध के महत्व का, प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व का इन शीर्षक के अंतर्गत वर्णन किया जा सकता है। देखिए ये कुछ हेडिंग्स हैं या कुछ पॉइंट हमने लिए हैं। पहला है कि प्रबंध के सिद्धांत अगर अच्छी तरह से अप्लाई हो, क्योंकि महत्व, देखो जब हम महत्व की बात करें तो आपको एक चीज समझनी है कि अब सिर्फ हम पॉजिटिव बात करेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत के फायदे क्या हैं। जब हम पीछे फीचर्स कर रहे थे तो वहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था, नेगेटिव एस्पेक्ट भी था, पर यहाँ आपको सिर्फ उसके फायदे क्या हैं, सिर्फ उनके बारे में बात करनी है। तो प्रबंध के सिद्धांतों का अगर हम ढंग से उपयोग करें तो वो कहता है कि कार्य को विभाजित करो। ये एक सिद्धांत है जो दोनों ने कहा है, टेलर ने भी, फ्योल ने भी। तो अगर हम कार्य के विभाजन को प्रॉपर वे में करें तो वहां से विशिष्टीकरण आता है, स्पेशलाइजेशन आता है। तो जब विशिष्टीकरण आएगा तो व्यक्ति अपनी जो भी योग्यता है उसका सर्वोत्तम उपयोग करेगा, जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं उसमें, देखोगे आप तो जब जो सिद्धांतों को पढ़ोगे, तो अगर सिद्धांतों का हम सही ढंग से उपयोग करें और उसकी सही समझ हमें हो तो हम कार्य कुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा है कि जो भी हमारे संसाधन है, अब चाहे वो मानव संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, मानव संसाधनों की सोपान श्रृंखला और एवं समतल संपर्क अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो संसाधनों की कोई सी चेन हो, चाहे सोपान श्रृंखला को यूं कहते हैं, इसको सोपान श्रृंखला कहा जाता है। आप पढ़ोगे जब आगे मानव के बारे में पढ़ेंगे हम, तो सोपान श्रृंखला है वहां पर। समतल संपर्क का मतलब होता है कि ये एक यहाँ पर है, दूसरा भी यहाँ है, तो आप इन दोनों का
अलग अलग परिस्थितियों में बहुत अच्छा उपयोग कर पाते हो अगर आप जो है सिद्धांतों को ढंग से अप्लाई कर पा रहे हो। तो ये हम आगे देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक लेवल पर है। अगर मान लिया ये प्रोडक्शन मैनेजर है और ये सेल्स मैनेजर है और इनको आपस में कुछ बातचीत करनी है, तो इनके बीच में ऐसे संबंध भी स्थापित होते हैं जिनमें ये आपसी बातचीत कर ले सकते हैं, तो वो समतल संपर्क होता है। जब एक डायरेक्टर प्रबंध जो टॉप लेवल पर बैठा होता है वो नीचे बीच वाले प्रबंधक या इनसे ही कहें हम, और उसके बाद फिर नीचे सुपरवाइजर भी होते हैं, तो अगर ये उनकी चेन बन जाए इस तरीके से तो उसको सोपान श्रृंखला कहा जाता है। तो अलग अलग जगह इन दोनों का उपयोग हम करते हैं। तो जब हम इनका उपयोग करेंगे तो मानव के व्यवहार को हम बहुत अच्छे ढंग से अपने अनुसार यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है कि वैज्ञानिक रीति को अपने टेलर के सिद्धांत हैं ज्यादातर जो आप पढ़ोगे, फ्योल के में भी है। वैज्ञानिक का मतलब है कि आप जो है डिसीजन वैसे ही नहीं ले रहे कि बस बोल दिया बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहा और आपने बोल दिया कि हमें तो ऐसे काम करना है। यहाँ कारण मतलब कोज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। कोज का मतलब कारण होता है, इफेक्ट का मतलब उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर पहले कारण मिलेगा आपको और उस कारण के बेस पर क्या आपको प्रतिक्रिया देनी है वो बेस होता है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। तो वैज्ञानिक रीति का उपयोग किया जाता है। अंगूठा छाप नियम नहीं होता जिसको रूल ऑफ थंब कहा जाता है। फिर आता है कि परिवर्तित पर्यावरण को अपनाना। तो जैसा हमारे आसपास वातावरण है हम उनके अनुसार जो है अपने जो सिद्धांत हैं उनको उस हिसाब से लोचशील बना लेते हैं और उनको उसी रूप में उसका उपयोग करते हैं सो दैट जो हम चाहते हैं वो प्राप्त हो सके। तो जैसा वातावरण हमारे आसपास है उसके अनुसार हम सिद्धांतों को परिवर्तित कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। तो हम परिवर्तित पर्यावरण में काफी अच्छा काम कर सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं तो आपको बहुत सारे सिद्धांत ऐसे मिलेंगे जो सामाजिक उत्तरदायित्व जो एक संगठन का होता है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। जैसे फ्योल का सिद्धांत है समता का सिद्धांत, सबको बराबर समझो। ठीक है, वो एक है उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत। ठीक है, तो जो जिस लायक है उसको उस हिसाब से दो। और यहाँ पर अगर टेलर की बात करोगे तो उन्होंने तो कहा है विभेदात्मक जो है पारिश्रमिक प्रणाली होनी चाहिए। जो ज्यादा अच्छा काम करे उसको ज्यादा दो, जो अभी वहां पर नहीं है उसको कम दिया जाए। तो जैसा लोग परफॉर्म करें उस हिसाब से उनको कहो। तो सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रयोग किया जाता है, लोगों के बीच अच्छे संबंध स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, एकता की भावना लाई जाती है। तो ये सब जो है सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं जिनको उन्हें पूरा करना होता है। फिर आया कि उचित अनुसंधान और विकास। आप बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, नई नई चीजें आपको क्योंकि व्यवहारों पर है तो आप उन व्यवहारों के अनुसार अनुसंधान कर कर नई खोज करते रहते हो और देखते हो कि मानव के व्यवहार को हम किस रूप में परिवर्तित या अपने अनुसार ढाल सकते हैं। वो आप अनुसंधान करते रहते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है सिद्धांतों को विकसित करते रहते हो। तो ये मानव के व्यवहार के ऊपर अनुसंधान करते हैं और उसको विकसित करने की जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों के थ्रू हम उचित अनुसंधान और विकास कर सकते हैं अपने संबंधों का भी और अपने संगठन का भी। फिर आया कि प्रबंधकों को प्रशिक्षण देना। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्रबंधकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो बीबीए के थ्रू हो चाहे किसी भी रूप में हो। इन सब में इन सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है। तो उनको पहले से ट्रेन किया जाता है कि आप भविष्य में जब किसी कंपनी के मैनेजर बनोगे तो भविष्य के प्रबंधकों को सिखाया जाता है कि आप विभिन्न परिस्थितियों में किस रूप में काम कर सकते हो। तो प्रशिक्षण देने में भी काम आते हैं प्रबंध के सिद्धांत। फिर है प्रभावपूर्ण प्रशासन हेतु प्रेरित करना कि आप अपनी जो है छाप छोड़ सको। तो जब आप किसी समस्या का समाधान बिना ज्यादा विरोध के अगर आप किसी समस्या का समाधान कर लेते हैं अपने इन्हीं
जो सिद्धांत हैं इनको अप्लाई कर कर तो आपका जो प्रशासन है, आपकी जो लोगों को के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत इफेक्टिव लगता है, लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं, चाहे वो मालिक हों, चाहे वो टॉप लेवल पर बैठे हमारे डायरेक्टर वगैरह हों। प्रभावपूर्ण प्रशासन के लिए भी प्रबंध के सिद्धांत हमें प्रेरित करते हैं, जहां पर हमें कुछ कठोर निर्णय लेने होते हैं और कुछ ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो व्यक्ति के अनुसार बार बार जो है चेंज किए जा सकते हैं। तो ये प्रबंध के सिद्धांत का महत्व था। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, 4 से 5 मार्क्स का आता है, तो आप अगर इस पे ध्यान देंगे तो आपके ये नंबर आसानी से कंफर्म हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो टेलर के सिद्धांत थे और उसकी जो तकनीक थी वो पूरी हो गई। प्रबंध के सिद्धांत क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, ये हमने सबने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूल के सिद्धांत को देखेंगे कि फ्यूल क्या कहते हैं। अभी आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में टेलर के सिद्धांतों और फ्यूल के सिद्धांतों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।